नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी लर्निंग जोन में। आज हम करेंगे कक्षा छठी का पाठ हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। जी हाँ, पाठ शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे बच्चे इसे सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। पाठ संख्या है 12। ठीक है, नाम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। यह पाठ लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। रामधारी सिंह दिनकर जी एक बार किसी यात्रा पर जाते हैं और उस यात्रा का हूबहू वर्णन इस पाठ में करते हैं। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, कब चले? 15 जुलाई को दिल्ली से चले और फिर मुंबई गए। मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। ठीक है, आपको ये टाइम पीरियड ध्यान में रखना है क्योंकि भाषा अभ्यास में उनके टाइम का प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से। तो दोबारा से पढ़ते हैं। कहते हैं कि जब मैं दिल्ली था, दिल्ली से मैं 15 जुलाई को चला, फिर मुंबई पहुंचा। मुंबई से मैं 16 जुलाई को नैरोबी गया। केन्या एक देश है, उसकी राजधानी है नैरोबी। ठीक है, केन्या याद रखना, केन्या की राजधानी अर्थात केन्या एक देश है और केन्या की राजधानी है नैरोबी। ठीक है, केन्या। तो केन्या की राजधानी में मैं पहुंचा 17 जुलाई को, वहां से मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नैरोबी की दुनिया में मुझे एक रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिला। अब कहीं पर हम जाते हैं जिस जगह पर हम पहले कभी ना गए हो तो हमारे मन में आता है कि रेस्ट करने की बजाय इस एरिया को मैं घूमूं, देखूं कि इसमें क्या क्या है ना। तो उसी तरह से जब वो नैरोबी गए, केन्या में रुके और रुके कितना समय? एक रात और 2 दिन इनको मिले वहाँ पर ठहरने का, क्योंकि आगे की जो उनकी फ़्लाइट थी वो थोड़ा लेट होगी। तो उनके मन में यह लोभ जग गया। लोभ का अर्थ होता है लालच, कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। अफ्रीका में बेटा शेर बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि पहले मैं मॉरिशस में तो जाना ही है मुझे, और मॉरिशस में कुछ इंडियंस भी हैं, अफ्रीकन भी हैं, तो उनको मिलने से पहले क्यों ना मैं इस देश में जहाँ पर मैं रुका हूँ, केन्या में नैरोबी में, यहाँ के शेरों से मुलाकात करूँ, अर्थात यहाँ के नेशनल पार्क में घूमकर आऊँ। जहाज दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था, अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुँचे उस दिन हम नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। अब नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में बहुत अंतर होता है बेटा। नेशनल पार्क मोस्टली सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं ताकि वन्य जीव संसाधन को बचाया जा सके, वन्य प्राणियों को बचाया जा सके। जबकि जो चिड़ियाघर होता है वो सरकार और निजी दोनों होते हैं, प्राइवेट भी होता है और सरकारी भी होता है, और उसमें हमारा जो मुख्य काम होता है पैसा कमाना, उसका मुख्य जो लक्ष्य होता है। दूसरा इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि जो नेशनल पार्क है ये एक जंगल की तरह होता है। इसमें फ्री छोड़ दिए जाते हैं सारे जंगली जानवर, और वो जो है खुद से शिकार करते हैं, खुद से मतलब खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको खुद प्रोवाइड करवाया जाए। जबकि जो चिड़ियाघर होता है उसमें आप लोग गए भी होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा कि पिंजरों में जंगली जानवरों को बंद करके रखा जाता है। कृत्रिम रूप से उनके घर बनाए जाते हैं और वहाँ पर पिंजरों के अंदर रहकर ही जानवर जो है दूसरों का मनोरंजन करते हैं, और लोग उनको देखने के लिए आते हैं, और उनको खाने पीने का जो भी सामान होता है वो उनको पिंजरे के अंदर ही प्रोवाइड करवाया जाता है। जबकि नेशनल पार्क में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की चिड़ियाघर और नेशनल पार्क की, ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रश्न आ सकता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। अभी जो मैंने बताया इसका अर्थ यही है। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक है, पेड़ बहुत कम है। चिड़ियाघर में तो आपको हर जगह पे पेड़ दिख सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क है जो इसमें कह रहा है कि घास तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पेड़ों की संख्या यहाँ पर कम है। लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं
पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती हैं। पर्यटक का अर्थ होता है यात्री, ठीक है। यात्रियों की गाड़ियां उन सड़कों पर खूब दौड़ती हैं, सड़कें अच्छी बना रखी हैं। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। सिंह का अर्थ होता है शेर। हर जगह सड़क पर दो मोटरें खड़ी थी। मोटरें का अर्थ है यहाँ पर गाड़ी। उन पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चढ़े हुए थे। पर्यटक लोग इन बंदरों को कभी कभी फल या बिस्कुट खाने को दे देते हैं, अतः मोटर के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते हैं। अर्थात कि जैसे हम लोग मान लो कहीं गए हैं घूमने नेशनल पार्क वगैरह में, तो हमारे मन में भी आता है कि अगर बंदर है तो हम उसको केले दे दें, बिस्किट दे दें। तो ऐसे जो यात्री होते थे वो उनके लिए लेके जाते थे, और बंदरों को भी लालच होता है और वो दौड़े दौड़े उनकी गाड़ियों पर आकर बैठ जाते थे, ठीक है। बड़ी दूरी तय करने के बाद, या यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुँचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। कह रहे कि हमने 10-20 मील तक हम चले हैं, और 10-20 मील चलने के बाद हमें ये पता चला कि भाई यहाँ पर हैं शेर जो कि आराम कर रहे हैं, घास के अंदर लेटे हुए हैं। वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलूंगा। क्या देख लिया इसने, आओ देखते हैं। कहते हैं कि कोई 7-8 सिंह लेटे हुए या सोए हुए थे। 7-8 शेर एक जगह पर सोए हुए, और उनको घेर कर 8-10 गाड़ियां खड़ी थी, ठीक है। तुर्रा है, यानी कि हैरानी यह है कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन है। यानी कि शेरों को कोई परवाह नहीं है, उनको क्या, वो मानते हैं कि इनका तो हर रोज का काम है, आते हैं गाड़ियों के शीशे चढ़े हुए होते हैं और हमें देखते रहते हैं। अगर हिम्मत है तो गाड़ियों के शीशे नीचे करके आओ, ठीक है। एक मजाक था। वही बात आ गई कि मोटरें और शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया, अर्थात दृष्टि नहीं डाली। मानो हम लोग तुच्छ अति तुच्छ, अर्थात छोटे, बहुत ही छोटे हों उनकी नज़रों में, उनकी नज़र में आने के हम योग्य ही नहीं। क्यों? क्योंकि शेरों को क्या चाहिए, शेरों को तो इंसान ऐसे चाहिए जो कि फ्री घूमते हो। ये तो गाड़ियों के शीशे चढ़ा कर आए हैं, देखने आए हैं तो देखते रहो भैया, हम तो अपनी आनंद की नींद फरमा रहे हैं, सो रहे हैं। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक शेर ने उठकर जमाई ली, जमाई लेते हैं ना हम ऐसे करके नींद से पहले, है ना, तो सुस्ती ली। दूसरे ने देह को ताना, अर्थात शरीर को तान कर अंगड़ाई ली, मगर हमारी ओर किसी भी शेर ने नजर नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। कह रहे कि चलो वो घास पे तो लेटे हैं, हमको तो वो खरपात मतलब होता है वीड्स। वीड्स आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में कि जो ऐसी फसल, ऐसे जो घास फूस जो कि बिना उगाए ही उग जाती हैं, जिनको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है फसलों में से। तो कह रहे कि उनकी नज़रों में तो हम उन पेड़ पौधों और खरपतवार से भी, खरपात से भी बेकार ही समझे थे उन्होंने हमें। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। अब ध्यान देना, एक मील की दूरी पर कह रहे कि उनको ना हिरणों का झुंड दिख गया। अब हिरन तो नहीं है शेर उनकी तरह, लोगों की तरह शीशे में, है ना, वो तो फ्री घूम रहे हैं, और शेरों को तो हिरन चाहिए क्योंकि उनका मांस खाना है उन्होंने। तो भाई हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि एक जिराफ भी है उनके बीच में, और बेवकूफ़ लग रहा था। क्यों? क्योंकि हिरणों के झुंड में जिराफ का क्या काम। अब दो जवान सिंह उठे और दो और चल दिए, ठीक है, और दो और चल दिए। अर्थात कह रहा है कि दो शेर उठे और दो और चल दिया, अर्थात एक इस साइड चल पड़ा और एक दूसरा उस साइड। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। कह रहा कि एक तो थोड़ा सा आगे गया और बैठ गया घास के अंदर, और दूसरा धीरे धीरे छुपता हुआ घास के अंदर जो है आगे आगे बढ़ता रहा। क्यों? क्योंकि अब वो चाह रहा था कि वो हिरणों का शिकार करे। लेकिन आप लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कहता है कि हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया। हिरणों के झुंड ने
कि हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया, अर्थात हिरणों के झुंड ने देख लिया कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ रही है, कि शेर उन्हें देख रहे हैं। अतएव वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। वो घास चर रहे थे, लेकिन अब उनको पता चल गया कि भाई शिकारी आ गया है, शेर तो हमें मार डालेगा। तो वो चौकन्ना हो उठे। चौकन्ना का अर्थ होता है कि एकदम से सावधान हो गए। ठीक है। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरन एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहाँ के तहाँ ठिठके खड़े रहे। अब कुछ ने देख लिया भी शेर आ रहा है, तो झुंड था उनका, झुंड में कुछ तो झुंड में ही एज इट इज़ खड़े रहे, लेकिन कुछ शेर हैं जो झुंड को, कुछ हिरन झुंड को छोड़कर एक तरफ को भाग गए कि भागो भागो शेर आ गया, है ना। बाकी हिरन ठिठके हुए इसलिए खड़े थे कि सिंह उन्हें देख रहे थे, और सहज प्रवृत्ति हिरनों को यह समझा रही थी कि खतरा किसी भी तरफ भागने में हो सकता है। ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर प्रश्न आता है कि भाई कुछ हिरन भागे और कुछ क्यों नहीं भागे, तो कुछ क्यों नहीं भागे उसका कारण ये बता रहा है। कह रहा है कि जब झुंड के अंदर हिरन होते हैं तो उनको ये रहता है कि खतरा किसी भी तरफ से आ सकता है, तो हम अगर झुंड में रहेंगे, एकता में रहेंगे, तो हम हिरन मिलकर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। और शेर भी 100 बार सोचेगा हमारे पूरे ग्रुप पर अटैक करने से पहले। ठीक है। शिकार सिंह सूर्यास्त के बाद ही किया करते हैं। ये बात हमें नहीं पता लगी कि सूरज डूबने के बाद ही शिकार करेगा वो शेर। और शिकार वे झुंड का नहीं करते, बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो झुंड में पूरी एकता में अगर खड़े हैं सारे के सारे हिरन, तो वो शिकार नहीं करेंगे। शिकार किसका करेंगे? वो जो झुंड में दौड़ते दौड़ते पिछड़ गया, यानी कि जो अकेला रह गया, उसी पर वो वार करते हैं। यह बात समझ में आ गई कि हिरन भागने को निरापद अर्थात जरूरी नहीं समझकर एक गोल में क्यों खड़े थे। अब पता लगा कि क्यों खड़े थे। एक तो वो सूर्यास्त के बाद अटैक करेंगे, दूसरा वो झुंड पर अटैक नहीं करेंगे, बल्कि जो झुंड को छोड़कर चला गया है या अकेला दौड़ रहा है या झुंड में अकेला बच गया है, झुंड जब दौड़ रहा है इकट्ठा, उसमें जब जो अकेला बच गया उसी का ही वो शिकार करेंगे। इसीलिए हिरनों ने सोचा कि हम लोगों को झुंड में ही खड़े रहना चाहिए, या फिर अगर हम कहीं जा रहे हैं तो एक झुंड में ही हमें जाना चाहिए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है। रक्तचाप का अर्थ होता है ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और मैंने तय किया कि भाई अब घर लौटना चाहिए, कि चलो घर की तरफ चलते हैं। ये किस दिन की बात है? जिस दिन वो अभी मॉरिशस नहीं पहुंची हैं। मॉरिशस के लिए उन्होंने यहाँ से जहाज़ लेना है नैरोबी से, और वो नैरोबी के नेशनल पार्क घूमकर आ चुके हैं। अब बात शुरू होएगी आगे की कि वो कहाँ गए हैं मॉरिशस में। ठीक है। कहते हैं कि नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के जहाज़ में उड़े। अब ये BOAC है क्या? तो लिखिए इसकी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म है ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन। मैं आपको लिखकर भी दे दूंगी। ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन का एक जहाज़ था, जैसे एयर इंडिया होता है ना, इंडिगो होता है, तो इन जहाज़ में हम जो है उड़कर चल दिए। जहाज नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा, और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद जब वो मॉरिशस पहुंचा, तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। अब ध्यान दीजिएगा, दोबारा से इस लाइन को पढ़ते हैं। कहते कि जहाज नैरोबी से 4 बजे उड़ा। अब देखो 4 बजे अगर उड़ा है, 5 घंटे चला है, तो 4 और 5 कितने हुए? 9। कायदे से उसको 9 बजे पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो 10 बजे पहुंचा है। 10 बजे पहुंचा है, इट मीन्स कि नैरोबी से कितने घंटे आगे है मॉरिशस की घड़ी? आप मुझे कमेंट में लिख के दे दीजिए, है ना। तो रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर यह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहां आए हैं
वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। कह रहा है कि हमारा वेलकम करने के लिए ना लोग हवाई अड्डे पर खड़े हो गए, एयरपोर्ट पे खड़े हो गए, और ज़्यादातर वेलकम वगैरह किस में किया जाता है, इंडिया में किया जाता है। तभी हमें लगने लगा कि भाई हम जो मॉरिशस में तो आए हैं, लेकिन मॉरिशस क्या है, सच में ही छोटे हिस्से का जो है इंडिया कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर वेलकम ही इंडिया की तरह हुआ है। फिर आगे देखते हैं कि और कौन कौन सी बातें हैं जिससे ये लगा कि वाकई में ही मॉरिशस इंडिया है। कहते हैं कि मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा 60 के बिल्कुल पास, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, उससे पहले आप लोग इस ग्लोब को समझो। उन्होंने कहा कि मॉरिशस भूमध्य रेखा से 20 डिग्री दक्षिण। बेटा भूमध्य रेखा बोलते हैं इसको, जो बीच वाली लाइन होती है ना, इसके 20 डिग्री दक्षिण। दक्षिण मतलब ये क्या है, ये ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है, तो साउथ की तरफ कितना है, 20 डिग्री। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन है, ये 20 डिग्री की है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा से 20 डिग्री दक्षिण, इतना समझ आया। फिर उसके बाद इसकी लोकेशन फिर से पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि आगे क्या बताया उसने। और उसके बाद कह रहा है कि देशांतर रेखा 60 के बिल्कुल पास। देशांतर रेखा किसको बोलते हैं, ये जो जिसको आप लॉन्गिट्यूड कहते हो, ठीक है, ये वाली जो लाइन है 60 के बिल्कुल पास, अर्थात कि इसकी डायरेक्ट जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो 57.55 डिग्री है, ठीक है। लेकिन पश्चिम में बसा है। पश्चिम का अर्थ होता है बेटा कि जैसे ये ईस्ट, इस तरफ ईस्ट और इस तरफ वेस्ट, ठीक है। तो इस वाली लाइन के वेस्ट की तरफ बसा हुआ है ये जो मॉरिशस है, ठीक है। तो इसका आपने ध्यान रखना है। अगर आप मैप लेके करोगे तो ये इजीली आपको क्लियर हो जाएगा कि जो ये है आपका लॉन्गिट्यूड, ये है आपका लेटीट्यूड, और इसमें जो बीच वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के 20 डिग्री दक्षिण की ओर और 60 के बिल्कुल पास आपका क्या बसा हुआ है, ये मॉरिशस बसा हुआ है, ठीक है। ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा आपको ग्लोब दिखाई दे रहा है, और इस ग्लोब में ये इंडिया है आपका, और ये आपका क्या है, मॉरिशस है। अगर आपके पास इस वक्त ग्लोब है तो आप भी ग्लोब में पहले सर्च करो, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आगे चलते हैं, इसमें बताया गया है, आगे कहता है कि एक बार दोबारा से देख लो कि मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण, देशांतर रेखा 60 के पास, लेकिन पश्चिम की ओर बसा हुआ है। मॉरिशस की जो लंबाई है वो कितनी है, 29 मील, ठीक है। मॉरिशस की लंबाई 29 मील और चौड़ाई कितनी है, 30 मील है, ठीक है। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा मतलब एरिया कितना है, 720 वर्ग माइल है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है, अर्थात जो इंडियन ओशन है आपका, हिंद महासागर, उसका मोती कहा जाता है इसको, ठीक है। और भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है, ठीक है। अब मॉरिशस की हमने एग्जैक्ट लोकेशन देख ली, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है, कितने लोग हैं, कौन से त्यौहार हैं, सब कुछ। तो देखिए, कहते हैं कि मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुंदर से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। अर्थात कि आप मॉरिशस में कहीं भी खड़े हो और अगर आपको बीच पे जाना है, समुंदर पे जाना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मील की दूरी तय करनी पड़ेगी। 15 मील के बाद आपको कहीं ना कहीं पर समुंदर मिल ही जाएगा, ठीक है, समुंदर का किनारा मिल ही जाएगा। और यहाँ की जनसंख्या कितनी है, 67% लोग भारतीय हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ यह वह देश है जहाँ पर 67% लोग भारतीय खानदान के हैं, और उन 67% में भी 53% कौन है, हिंदू हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी क्या है, पोर्ट लुई, और उस राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम क्या हैं, कलकत्ता गली, मद्रास गली, हैदराबाद गली और मुंबई गली। अब देखो, ये तो हमारे यहाँ के क्या हैं, शहरों के नाम है ना, बड़े बड़े शहर हैं हमारे, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, मद्रास, चेन्नई जिसको बोल देते हैं, ठीक है, हैदराबाद हो गया। और ये
वहाँ पे मॉरिशस की गलियों के नाम है, तो भाई कोई भी जाए तो उसको इंडिया क्यों ना लगे, आराम से लगेगा, है ना। और 67% लोग यहाँ पे इंडियन रह रहे हैं और 53% लोग यहाँ के हिंदू भी हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें, ये देखिए छोटा सा द्वीप दिखाया हुआ है आपको। फिर कहते हैं कि इसके एक पूरे मोहल्ले का नाम है काशी। काशी विश्वनाथ मंदिर भी हम पढ़ते हैं ना भारत में, तो इसके पूरे एक मोहल्ले का नाम काशी है बेटा। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज है। आपको पता है इंडिया में भी ऐसा ही था पहले। भारत में जो माध्यमिक स्कूल होते थे ना, 8वीं 10वीं 12वीं, इन स्कूलों को कॉलेज, इंटर कॉलेज बोलते थे। तो वहाँ पर भी ये चीज़ है, जो माध्यमिक बोलते हैं 8वीं तक के स्कूल को, कि 8वीं तक के स्कूलों को वहाँ पे कॉलेज कहते हैं। और सेम इंडिया का कल्चर है। तो भाई ये तो इंडिया ही हुआ। कह रहे हैं ना हिंद महासागर में मॉरिशस बसा है, और उस मॉरिशस में छोटा सा हमें इंडिया भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, समझे। फिर कहता है कि क्योंकि मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश कौन है, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, तो हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। अब बिहार और उत्तर प्रदेश में तो हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी, अब यहाँ पे जो 53% आपके हिंदू हैं, उन हिंदुओं में ज़्यादातर या तो बिहार के लोग हैं या फिर उत्तर प्रदेश के, तो वो तो हिंदी बोलेंगे ही। तो हिंदी भाषा है यहाँ की भाई ज़्यादातर। और मॉरिशस की जो राजभाषा है, राजभाषा का अर्थ होता है सरकारी कामकाज जिसमें होते हैं, सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी, किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है। कल्चर लैंग्वेज उनकी क्या है, फ्रेंच है। और जनता वहाँ पर क्रेओल बोलती है। समझ आई बात। वहाँ की जनता क्या बोलती है, क्रेओल। क्रेओल एक भाषा है, और क्रेओल फ्रेंच से थोड़ी थोड़ी रलती मिलती है, जैसे अपने यहाँ पर भोजपुरी और हिंदी का रलता मिलता सा मिलन है, उसी प्रकार से। तो ये वहाँ की भाषाओं का वर्णन किया गया। वही बात आ गई कि क्रेओल का फ्रेंच के साथ वैसा ही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है। तो क्रेओल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा हम किसको मानेंगे, भोजपुरी को मानेंगे। कि क्रेओल तो बोलते ही हैं वहाँ की आम जनता, और क्रेओल के बाद की कौन सी भाषा बोलते हैं, दूसरी जो जनभाषा है वो है भोजपुरी। सभी भारतीय भोजपुरी बोलते हैं अथवा समझते हैं, यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी, शाहाबाद, ये बिहार के राज्यों के नाम हैं, शाहाबाद और सारण की भोजपुरी नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि मॉरिशस के लोग हैं वहाँ पे कुछ, तो भाई उस भोजपुरी के अंदर सब कुछ ही मिक्सअप हो गया, खिचड़ी बना दी है किस किस की। उसमें आपको फ्रेंच भी मिलेगी, उसमें क्रेओल भी मिलेगी, उसमें कुछ अंग्रेजी भी मिलेगी, कुछ हिंदी भी मिलेगी और कुछ भोजपुरी भी मिलेगी। फिर सबका मिक्सअप है। शाहाबाद और सारण में तो प्रॉपर भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन यहाँ की भोजपुरी में आपको क्रेओल भी मिल सकती है। ठीक है, ये होगी इसकी भाषा की बात। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ा मॉरिशस के भाषा के बारे में, मॉरिशस में बसी जनता के बारे में, मॉरिशस में क्या उसकी भौगोलिक स्थिति है, कितने डिग्री अक्षांश पर, कितने डिग्री देशांतर और भूमध्य रेखा के पास है वो, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं मॉरिशस में खेती किस चीज़ की जाती थी। तो मॉरिशस में ऊख मतलब होता है गन्ना, गन्ने की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली वो भारतीयों के कारण ही मिली। क्यों, क्योंकि मॉरिशस की असली ताकत कौन है, भारतीय लोग ही हैं। तो भारतीयों ने वहीं पर जाकर गन्ना बोना शुरू कर दिया और गन्ने से रिलेटेड ही यहाँ पर कारखाने बन गए। तो गन्ने से क्या क्या बनता है, चीनी बनती है मेन तो, है ना। तो मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, अर्थात यहाँ पर खेती की जाती है क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख उद्योग है। किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते तो ऊख की खेती असंभव हो जाती और चीनी के कारखाने बढ़ते ही नहीं। कहते कि अगर भारत के लोग यहाँ ना होते ना तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं था। क्या नहीं था पॉसिबल, यहाँ पर पॉसिबल नहीं था इतनी
उच्च और हाई लेवल पर कृषि करना और उस कृषि में भी ऊख की खेती यानी कि गन्ने की खेती करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं था, क्योंकि गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादा की जाती है, इसीलिए यहाँ के लोग ही वहीं पर जाकर खेती करने में सफल हो पाए हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि भारत में बैठे बैठे हम ये नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है, कि भारत में बैठे हैं हमें तो घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है, तो हमें नहीं लगता कि भाई हमारी संस्कृति इतनी लंबी है, इतने लोग उसको पसंद करते हैं, परंतु मॉरिशस में जाकर हम इसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग हमारी संस्कृति से कितना प्यार करते हैं। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, अर्थात हम भी क्रिश्चियन बन जाएं। जब हमारे पर अंग्रेज़ों का हुकूमत थी तो वो चाहते थे कि हम लोग इन चीज़ों को छोड़ दें, मंदिर को, मस्जिद को, लेकिन भारतीयों ने अत्याचार सहे, परंतु उनके द्वारा दिए गए लालचों को उन्होंने ठुकरा दिया। हम अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला, है ना। कि हम लोगों ने हार नहीं मानी, हमने अपने धर्म की एज इट इज़ इज्जत की। ठीक है, और फिर जिस द्वीप पर भगवान के द्वारा मॉरिशस में हम लोगों को भेजा गया और हम लोगों ने वहाँ पर जाकर भी मॉरिशस में भी पूरा का पूरा इंडिया ही बसा दिया। आगे कहते हैं कि मॉरिशस के प्रत्येक ग्राम में शिवालय होता है, अर्थात मॉरिशस के हर एक गांव में शिव जी का एक मंदिर है। ठीक है, और मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख गांव में हिंदू कौन सा पाठ करते हैं? तुलसी कृत, अर्थात तुलसी के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है रामचरितमानस, उसका पाठ करते हैं। रामायण है ये एक तरह से। ढोलक पर और झांझ पर उसका गायन भी करते हैं, ढोलक पर उसका कीर्तन भी करते हैं रामचरितमानस का। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों अर्थात शिव जी के मंदिरों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरमय पाया, अर्थात कि मॉरिशस में जो मंदिर थे ना वो बड़े साफ सुथरे थे और वहाँ पर कीर्तन होता रहता था, सुरीले ध्वनि सुनाई देती थी। कह रहे कि कितना अच्छा हो कि यदि हम भारत में के बने हुए जो हमारे मंदिर हैं उनको भी हम उतना ही साफ सुंदर बना दें, है ना, जितने कि वो मॉरिशस में दिखाई देते हैं। आगे कहते हैं कि भारत के पर्व त्योहार मॉरिशस में भी प्रचलित हैं, किंतु सबसे श्रेष्ठ जो धार्मिक पर्व है उनका वह है शिवरात्रि। कि भारत के मोस्टली त्यौहार मॉरिशस में मनाए जाते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रमुख त्यौहार उनका कौन सा है? शिवरात्रि है। मॉरिशस के बीच में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया। ठीक है, मॉरिशस के बीच में, जैसे चारों तरफ तो उसके समुंदर है, लेकिन उसके मॉरिशस के बीच में एक झील भी है। झील मतलब लेक है, और हिंदुओं ने कहा कि ये लेक नहीं, ये तो परी का तालाब है, और इस परी तालाब को उन्होंने जो है एक तीर्थ ही नहीं बल्कि ये पिकनिक का स्पॉट भी बना दिया कि लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर क्या बताया उन्होंने कहा कि भी इसकी पवित्रता को ध्यान में रखना है, यहाँ पर मांस मछली नहीं लेके आ सकता कोई भी, और ना ही उसका धंधा कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, अर्थात मांस मछली बेच भी नहीं सकता, ला भी नहीं सकता, खा भी नहीं सकता। और इट मीन्स कि परी के तालाब को उन्होंने ऐसा बना दिया जैसे मंदिरों में होता है ना सरोवर, या गुरुद्वारों में सरोवर होता है, उस टाइप का एक सरोवर मान लिया उन्होंने। ठीक है, फिर आगे कहता है कि शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कावड़ लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं। जैसे हमारे यहाँ हम कहाँ जाते हैं कावड़ लेकर शिवरात्रि के टाइम पे? हरिद्वार जाते हैं ना, तो उसी तरह से मॉरिशस के लोग तो हरिद्वार नहीं आ पाएंगे, लेकिन मॉरिशस के लोग इस पवित्र स्थान परी तालाब पर आते हैं शिवरात्रि के टाइम पे कावड़ बांधकर, और परी तालाब का जल भरकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौटते हैं, अर्थात परी तालाब से वो जल भरते हैं और अपने अपने गांव के शिव जी के मंदिर में जाते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं और चढ़ाने के बाद अपने घरों में प्रवेश करते हैं। और ये सारा काम वो बड़ी ही पवित्रता से और भक्ति भावना से करते हैं। सभी वयस्क लोग अर्थात जो जवान लोग हैं वो उस दिन उजली अर्थात बड़े ही सफ़ेद चमकदार धोती पहनते हैं, चमकदार कमीज़ और गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, कह रहे कि बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उनको भी पहननी पड़ती है।
परी तालाब पर लगने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है, अर्थात मॉरिशस का फेमस मेला है और लोग इसकी तरफ बड़े अट्रैक्ट होते हैं और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफ़ी संख्या में वहाँ पर आते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, हिंदू तो आते ही हैं, चाहे वो किसी और धर्म का हो, वो वहाँ पर आता ही है। तो आप लोगों ने जब इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को भी लगा होगा कि हाँ, मॉरिशस बेशक से अलग कंट्री है, परंतु उस अलग देश में हमें अपने हिंदुस्तान की झलक देखने को मिलती है, जो कि हमारे लिए बड़ी ही गर्व की बात मानी जानी चाहिए। पाठ जो कि थोड़ा बड़ा है परंतु बहुत गहन इन्फॉर्मेशन है इस पाठ के अंदर, बहुत ज़्यादा जानकारी है इस पाठ के अंदर। आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़रूर अपने मित्रों के साथ शेयर करें। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।